तो नाज़रीन, इंतखाबी जंग 2019 बस अब से कुछ ही देर बाद वो तमाम जमहूरियत का जो जोश व खरोश है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। कई महीनों से हम तैयारियां देख रहे थे, कई महीनों से हम इंतखाबी तशहीर देख रहे थे, रैलियां देख रहे थे, बयानात सुन रहे थे और अब से कुछ ही देर बाद वो लम्हा आ जाएगा जब इन तमाम चीज़ों पर पर्दा पड़ जाएगा और 30 को ये तमाम पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी। और न्यूज़ 18 लगातार अपने तमाम नाज़रीन के साथ जुड़ा रहा है, चाहे हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ पल पल का हमें अपडेट देते रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद वो हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया, तमाम पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी हमारी तज्जिया जो है वो जारी रहा। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर भी हमारी खुसूसी पेशकश जो है वो आज शाम से आपके सामने हाजिर होगी। चलिए अब हम सबसे पहले आपका जो तारुफ है वो करवा देते हैं अपने 3 खास मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका। दिनेश सिंह जी, बीजेपी लीडर हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर MH खान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, BSP लीडर। तीनों का बहुत बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। और दिनेश सिंह जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आखिरी जो फेज है वो भी अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। पूरी जो ये राजनीति रही है, पूरा जो जश्न रहा है डेमोक्रेसी का, किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जो जमहूरियत का जश्न था जिसका अंतिम दौर चल रहा है, बहुत खूबसूरत है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसी खूबसूरती के नाते पूरी दुनिया की निगाहें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होती है, चुनावी प्रक्रियाओं पर होती है। अगर आप पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए तो बाकी कहीं भी तरह कि कहीं कोई हिंसा की शिकायत इस तरह से नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और अभी तक के मतदान, अगर अंतिम चरण के भी मतदान को देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियां और मीडिया ने जिस तरह से जन जागरूकता फैलाई है, उससे लगता है कि आज 7वें चरण में रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के मतदाताओं का और आपके न्यूज़ 18 उर्दू के चैनल के माध्यम से कि अभी तक जो लोग घरों से नहीं निकले हैं वो भी घरों से बाहर निकलें और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। जी, और लगातार कहना चाहता जी बिल्कुल, लगातार हम भी अपील कर रहे हैं। जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है तब से आपने देखा होगा, खासतौर से हमारी अपील है कि जब तक आप अपना नुमाइंदा नहीं चुनेंगे तो फिर गवर्नमेंट से शिकायत करने का हक भी नहीं होगा। इसीलिए बटन दबाओ देश बनाओ, लगातार हमारी मुहिम भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे पूरा जो सियासी मंजरनामा रहा है 2019 का, आज तक जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि इस बार जो भी सियासत रही बहुत ही अलग नजर आई। बयानात पहले भी होते थे, इस बार अलग नजर आए। वायलेंस पहले भी होता था, इस बार उसकी सीमा नहीं रही। देखिए, अब आज आखिरी चरण में है हम लोग और अगले 1-2 घंटे में सारी कहानी खत्म होने वाली है और जिन जिन लोगों की किस्मत का फैसला होने वाला था वो सारे ईवीएम में बंद हो चुके हैं। इस बीच में पिछले इलेक्शन के शुरुआत से लेके नामांकन के बाद से लगातार जो प्रचार का दौर रहा और 2 दिन पहले तक जब लोग प्रचार कर रहे थे उस वक्त तक एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि देश के सियासतदानों ने जिस तरह से एक दूसरे पर अपने जुबानों का इस्तेमाल किया है और जुबानी प्रहार किया है, इसके लिए भी ये इलेक्शन जाना जाएगा। जिस स्तर पर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारे कमोबेश सारे पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद थे, चाहे वो धार्मिक मसलों पे पोलराइजेशन करने वाले लोग हों या फिर व्यक्तिगत जातिगत टिप्पणी करने वाले या फिर महिलाओं पर आरोप या टिप्पणी करने वाले लोग, तमाम तरह के हर एक पार्टियों में इस तरह के लोग थे। मैं समझता हूं कि जनता ने भी इसको संज्ञान में लिया है और वोट ही एक ऐसा चोट है जिसके आधार पर वो अपना डिसीजन देती है और जनता कहती है कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो जनता को जो पसंद आई होगी वो निश्चित तौर पर जनता ने उसे चुना होगा और जनता को जो पसंद नहीं आई होगी उसे हाशिए पे ला खड़ा किया होगा। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, मुझे लगता है कि बाकी दलों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि जिस समय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था पिछले 2014 में, लोगों ने प्रचंड बहुमत से उनको भी इसका
गुमान नहीं रहा होगा, अनुमान नहीं रहा होगा कि लोग इस तरह से प्रचंड बहुमत देंगे। और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने प्रचंड बहुमत ही नहीं दिया, उनके हर एक वादों को भी लोगों ने याद रखा और उन्होंने उनसे पूछना भी शुरू किया कि आपने अपने कितने वादों को पूरा किया। तो उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी रही कि कैसे वो समझा पाए हैं, कितने लोगों को समझा पाए हैं कि हमने जो वादे किए थे उस पर खरे उतरे, कौन कौन सा काम बाकी है, हमें एक बार और मौका देते हैं तो हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों से ज़्यादा जो सत्ता में है उसके लिए परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने जिन मैनिफेस्टो के आधार पर वोट लिया था वो कितना पूरा कर पाए हैं, लोगों ने कितना यकीन किया है दोबारा उनको सत्ता में लाने के लिए, या वाकई लोगों ने विश्वास दिखाया है, वो पीछे छूट गए हैं। समीकरण बहुत तरह की समीकरण बनी है। समीकरण को देखने पे लगता है कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई भी हमें दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरह का गठबंधन बना है उन समीकरणों के आधार पे वो पिछड़ती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस के गठबंधन से बाहर हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। तो तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद सारे दलों ने अपना अपना प्रयास किया है इसमें। कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, चूंकि ऑलरेडी वो पहले से ही सिमटी हुई है। मुझे लगता है कि उनके वोटों में इजाफा निश्चित तौर पे होना है। प्रियंका आई, थोड़ा लेट से ही आई, लेकिन प्रियंका के आने के बाद में एक नए संचार का उत्साह का उसमें आगाज हुआ, वर्धन हुआ। और राहुल भी बहुत मेहनत संजीव जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी नहीं है जी। सबसे अच्छी बात जो हमने देखी, सबसे अच्छी बात जो हमने देखी कि जब जैसे ही डेट्स का ऐलान किया था इसी ने, तब से बहुत सारी चीजें हुई थी, गर्मी होगी, रमजान होंगे और बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो थी उनको सामने रखा गया था। लेकिन आज जब कुछ लम्हे बाकी हैं, कुछ मिनट बाकी हैं, आज हम ये बहुत फख्र से कह सकते हैं कि हर हिंदुस्तानी ने जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कोई चीज उसके आड़े नहीं आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और जिस तरह की धारणाएं बनाई जा रही थी या बातें हवा में फैलाई जा रही थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे लोगों ने, हालांकि चाहे वो धूप हो, गर्मी हो या कुछ हो, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। और मुझे लगता है अभी जो वोटों का प्रतिशत थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, शाम लास्ट वक्त होते होते जब आपके पास आंकड़े आएंगे, मुझे लगता है कि बाकी जो पिछले मतदान में जो प्रतिशत रहा है वोटों का, कमोबेश उसी के आसपास में हम रहेंगे, उससे पीछे पिछड़ने वाले नहीं हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें। अब तकदीर जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, अब इंतजार करना बाकी है। बयानों के अब कम से कम तीर एक दूसरे पे ना पड़े। मेरा मानना यह है कि जब राजनीति करने वाले लोग इस तरह से चुनावी माहौल में होते हैं तो उनका मूड मिजाज कुछ और होता है। अब वो सारी कटुता और द्वेष भुला के एक दूसरे को साथ लेकर के जिसकी भी सरकार बने आगे चलने की बात होनी चाहिए। ठीक ठीक। हमारे साथ एक और खास लीडर ज़ेबा यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। ज़ेबा साहिबा आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और ज़ेबा आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक खास तबका जो है वो शायद जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा ना ले या ना ले पाएगा, लेकिन तमाम चीजें आज पीछे छूट गई और हमने देखा कि खासतौर से गर्मी की परवाह न करते हुए जिस तरह से रोजगार बड़ी तादाद में आगे निकले, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये पिछले छठे चरण में भी लोग कह रहे थे और उससे पहले भी बात हो रही थी कि रमज़ान में मुसलमान जो हैं उनको बहुत तकलीफ होगी और वो वोट देने में उन्हें दिक्कत होगी, वोटिंग परसेंटेज से गिरने की उम्मीद थी। लेकिन तब भी हमने यही बात कही थी और आज भी यही बात कह रहे हैं कि रोज़ा आपको कहीं भी फर्ज से नहीं रोकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वोट देना आपका फर्ज है, बाकी काम करना आपका फर्ज है, वो आप करते हो। इसका रोजा इसके बीच में आड़े नहीं आता। और इस बार मुसलमानों ने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया है कि उन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज में बाहर निकल करके वोट दिया है। और स्पेशली महिलाएं बहुत तादाद में दिखी हमें पूर्वांचल में पिछली बार, तो इस बार भी देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी, हमारे साथ दिनेश सिंह भी मौजूद है। दिनेश सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे, मुद्दों की बात हो रही थी, इश्यूज की बात हो रही थी, और मैनिफेस्टो का हम जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत के लिए। लेकिन इस बार मैनिफेस्टो कहीं पीछे छूट गया और मुख्तलिफ तरह के बयानात जो हैं वो पूरे इलेक्शन में छाए रहे। नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं।
अगर आप पिछले कुछ वर्षों के चुनाव में जाएं आप, तो देखिए पहले भी मैनिफेस्टो देश में आते थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कम से कम 2 चुनाव में हम देख रहे हैं कि अब लोग मैनिफेस्टो पे चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कहीं लगता है कि मैनिफेस्टो पीछे छूटता गया। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहती है। हम चाहते थे कि विकास के मुद्दे पर राजनीति हो। हमने जो 5 साल काम किए हैं उस 5 साल के चुनाव काम किए गए कामों के आधार पर चुनाव हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने सिर्फ सारी पार्टियों को लोग मिलकर देखिए कि 2019 के चुनाव का मुद्दा क्या रह गया है। इनका सिर्फ एक मुद्दा रह गया है, ये विकास की बात नहीं करते हैं। इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि मोदी हटाओ। 2 भागों में देश बट गया। एक ये लोग जो अपना गठबंधन, जो भी गठबंधन कह दीजिए, वो गठबंधन तो नहीं, ठगबंधन था। वो ठगबंधन बनाने की इन्होंने पुरजोर कोशिश किया, और वो महाठगबंधन जिसको कहते हैं महागठबंधन, वो बनाते बनाते गठबंधन पर रह गए, महागठबंधन नहीं बन पाया। क्योंकि देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचानती थी, वो इनके बहकावे में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो नहीं कामयाब हो पाए। लोग सिर्फ 2 मुद्दे बने कि मोदी को हटाना है कि मोदी को रोकना है। आज पूरे देश के लोग अधिकांश मोदी को देखना चाहते हैं। 2014 का जब चुनाव था उस समय लोग ये कह रहे थे, पूरे राजनीतिक विश्लेषण ये कह रहे थे, सारा मीडिया ये कह रहे थे, इतनी सारी पार्टीज मिली हैं, उसके लिए कोई शब्दावली नहीं है आपके पास? जी, ये हमको लगता है सपा के साथी ने बोला अपने टर्म पे जितना आपको बोलना हो। मेरी एक आदत है कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अगर किसी के ज़ेबा जी, तो अपने टर्म पे आप सवाल उठाइएगा, एक आपके सवाल का जवाब देकर जाऊंगा। जरा बैठिए। ठगबंधन, ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको ठगबंधन कैसे है, मैं बता दे रहा हूं। सुन लीजिए ठगबंधन कैसे मैं बता रहा हूं, जरा सुनिए। वो ठगबंधन कैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा शब्द है, इससे अच्छा शब्द ठगबंधन के लिए नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, सुनिए और सुन लीजिए ना ठगबंधन कैसे। इसके पहले चुनाव में आप देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या था? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ध्रुव थे, नदी के 2 किनारे थे। लेकिन उनको लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी से मुकाबला करने के लिए कोई दल सक्षम नहीं है। हिम्मत नहीं किसी दल में कि अकेले वो माननीय मोदी जी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर लें। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर चुनाव होता है। खुद नहीं जानकारी है कि आपकी पार्टी के नहीं, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, और जानकारी नहीं हो तो अपने टाइम पे आप मेरी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, मुझको जानकारी लेने में गुरेज नहीं होती है। अगर आप मुझे कोई अच्छी जानकारी दे देंगे तो मेरे काम आएगी। कृपया करके थोड़ा सा जानकारी को रखिए, अपने समय पर मुझे दीजिए, मैं जानकारी लेता हूँ, मैं जानकारी लेता हूँ। जरा आप यथार्थ सुन लीजिए, कहिएगा। बीच में ऐसे हमको लगता है तू मैं से जनता सुनती नहीं है। आपके बीच में मैं बोला एक शब्द, मेरी आदत नहीं, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। ज़ेबा जी चलिए सुन लेते हैं। ज़ेबा जी उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। जी दिनेश जी, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्या था। नहीं, संजीव जी बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। पूरा जाति का चुनाव था। लोग कहते थे इस जाति का चुनाव का वोट बैंक हमारे साथ है, फला जाति का वोट बैंक हमारे साथ है। 2014 का वो पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जिन्होंने जाति और धर्म के बंधन को तोड़ा था। 2014 में सारे लाइन लगाकर सारे लोग माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने वोट किया था। ये राजनीति थी। और उत्तर प्रदेश में जिस दल से आती हैं उस दल ने पिछली बार इन्होंने गठबंधन किया था। विधानसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस ये आपस में गठबंधन किए थे। हाँ, साइकिल को हाथ का सहारा, हाथ को साइकिल का सहारा, ये दोनों लोग मिलकर जनता के बीच गए थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यह हुआ था कि ये सफल नहीं हो पाए, जनता ने इनको इग्नोर कर दिया। इस बार क्या हुआ, वो समाजवादी पार्टी जो कभी मायावती की इज्जत लेने पे तुली थी, जो कह रहे थे दूसरे शब्दों का भी आप चयन कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उत्तर प्रदेश का जब भी चर्चा होगी तो गेस्ट हाउस कांड की चर्चा बिना उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं पूरी हो सकती है। जो एक दूसरे की इज्जत जेबाजी लेने पर तुले थे, आज मोदी जी की डर से एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमारी इज्जत बचा लीजिए। भारतीय लोकतंत्र में इज्जत लेने और इज्जत बचाने का काम नेता नहीं करते हैं, इज्जत लेने और इज्जत बचाने का काम जी संजीव जी करती है। और आज जनता आपका गठबंधन दलों के साथ है, हमारा गठबंधन देश के आवाम के दिलों के साथ है। ठीक है, तो देश के आवाम के दिलों के साथ है, तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी 23 को। संजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए वर्तमान में भारतीय राजनीति का जो दृश्य हम लोगों के सामने है जी, इसमें कोई सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे से गठबंधन करने की बात नहीं करे तो ज्यादा बेहतर। कमोबेश सारे राजनीतिक पार्टियों का ऐसे पार्टियों से गठबंधन रहा है जिनसे उनका कोई चरित्र नहीं मेल खा रहा हो। ये नई बात भी नहीं है, इससे पहले भी केंद्र में या कहीं भी स्टेट में जब सरकारें मजबूत रूप से रही हैं तो बाकी सारे विपक्ष एकजुट होके एक बार एक मत से उन्हें टक्कर देने की कोशिश करी है। ये इतिहास में भी पहले रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, हम किसी पार्टी को इसलिए ये ठगबंधन या गठबंधन पे ऐतराज इसलिए हम कर रहे हैं कि चरित्र की कोई बात नहीं रही। अब चरित्र का तालमेल कोई मतलब ही नहीं रखता। जब आप समाजवादी पार्टी और समता पार्टी बसपा पार्टी के बारे में यदि आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको भी सोच के बताना होगा, जवाब आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने पीडीपी से कैसे गठबंधन कर दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम जवाब देंगे। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ जिसे आप आतंकवादी कहते हैं उसे यदि वो शहीद का दर्जा दे, उसे यदि वो भटके हुए का दर्जा दे और उसके प्रेशर में तकरीबन 10,000 पत्थरबाजों को आपको माफ कर देने की नौबत आ जाए, ये भी आपने ही किया है। बिल्कुल जवाब देंगे। तो ऐसे दौर में यहाँ यह स्पष्ट है कि यहाँ संख्याओं की राजनीति हो रही है, सिद्धांतों की राजनीति कोई नहीं कर रहा है और संख्याओं के बल पे ही सरकार बनाना है। जी संजीव जी, तो यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वाकई में सियासत में सब कुछ जायज है। पहले मोहब्बत के लिए कहा जाता था, लेकिन अब सियासत में ये तमाम चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी एक पार्टी की बात ना करी जाए। यहाँ संख्याओं की राजनीति है और संख्या चाहिए, चाहे जिस भी पार्टी से मिलता हो, जहां से भी मिलता हो। जी, ज़ेबा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम यूपी का अगर हम देखें, यूपी का जो सिनेरियो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो, जो सियासत रही है, पल में तोला पल में माशा, कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे थे जिन पर वाकई में चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो, तालीम की बात हो, और सबसे जरूरी जो महिलाओं की जो सुरक्षा है, औरतों की जो सिक्योरिटी की बात है, वो तमाम चीजें जो हैं वो पीछे जाती दिखाई दी चुनाव तक आते आते। देखिए, हमारा मुद्दा विधानसभा चुनाव 2017 में भी हमारी जो टैगलाइन थी वो वही थी, काम बोलता है। और इस चुनाव में भी हमारा मुद्दा हमारा काम ही है, डेवलपमेंट है, विकास है। बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकती है और मुद्दों से भटक के ही बात करती है। आज ही की डिबेट की बात ले लीजिए, ये गेस्ट हाउस, आज हम लोग 7वें चरण, लास्ट चरण के चुनाव पे है और आज भी ये गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी के कुछ सिपाही और बसपा के कुछ लीडर्स के बीच में हुआ था, जब हम लोगों ने अपने मतभेद भूल के आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद अगर बीजेपी इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो ये आपको खुद समझ में आ रहा है मुद्दे से कौन भटका रहा है। देखिए, हर कोई अपने अतीत को भूल के नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, यही बसपा और सपा ने किया है। इससे लोगों को अच्छी सीख लेनी चाहिए, ना कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। बहन मायावती ने बड़ा दिल किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल किया और इसको मिट्टी डाल के हम लोग आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे काम करेंगे। जितना विकास का काम है, जैसे आपने महिला सुरक्षा की बात करी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1090 की शुरुआत करी थी, डायल 100 लेके आए थे, हम लोग आज भी उसी पे बात कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनवाया गया, लखनऊ में जितना विकास हुआ हम आज भी उसी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए 2 दिन से मोदी जी को हिमाचल प्रदेश में वो अपने साधना करते रहे। 2 दिन में किसी और मुद्दे पे बात नहीं हुई है। आखिरी चरण का चुनाव था, मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी 2 दिन से हिमाचल प्रदेश की खाड़ियां देख रहे हैं हम लोग। तो आप खुद देखिए कि मुद्दे से कौन भटकाता है और प्रचार को मैनेजमेंट किसने बना दिया है। चलिए ठीक है, ये तमाम चीजें जो है दिनेश सिंह से भी हम जानना चाहेंगे। और बिल्कुल एक जो बात आपने कही है कि दिल बड़ा करके दल बड़ा करें,